बंगाल के चुनाव में एक और सबसे बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ भी होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बंगाल में खुलकर हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगे हैं। योगी का खेल भी बिल्कुल अलग है। योगी की सभाएं हाई प्रोफाइल सीटों और खासतौर पर उन इलाकों में हो रही है जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज भी योगी पश्चिमी मेदिनीपुर के पिंगला में जनसभा कर रहे हैं। उसके बाद पुरुलिया के जयपुर में उनकी बड़ी सभा होगी। आखिर में वो झारग्राम और गड़बेटा में रैली को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए घुसपैठियों से लेकर बाबरी तक का मुद्दा उठा रहे हैं। मौलानाओं पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का जिक्र भी हो रहा है और ममता बनर्जी सरकार पर लगातार तुष्टीकरण का वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। जो विजय जी तस्वीर है इस वक्त पश्चिम बंगाल की, एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीजेपी आ गई तो मछली खाना बंद हो जाएगा, तो उसे काउंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि भाई मछली उत्पादन का जो रेशियो हो वो पहले से कितना बेहतर हो गया है और बंगाल की संस्कृति से मछली को कौन निकाल सकता है। एक ये बात हो गई। और जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि चाहे मुद्दा बाबरी का हो, चाहे मुद्दा घुसपैठियों का हो, चाहे एफआईआर का हो, एक नैरेटिव जो ममता बनर्जी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उस मार्ग को बंद करने के लिए मोदी योगी की जोड़ी खड़ी है। जैसे दिल्ली में तो मौसम की वजह से गर्मी बढ़ रही है, बंगाल में राजनीति की वजह से गर्मी बढ़ रही है। पॉलिटिकल जो हीट है ना वो लगातार वहाँ पर बढ़ती जा रही है। और अब तो चुनाव का पहला चरण जब है पूरा होने वाला है, 72 घंटे बाद वहाँ पर 23 तारीख को चुनाव है, तो सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री उसका एक कोर फोर्स है जो अपने तरीके से बात करते हैं। मछली को एक इलेक्टोरल स्पीच के तौर पर मैं देखता हूँ। सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं उसको बहुत सीरियसली ऐसे नहीं लेता हूँ कि अब उन्होंने कहा है तो इसका कोई जवाब है, और वो जवाब भी दे रहे हैं तो भी कोई बहुत नहीं। दोनों लोग अपनी अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं कि मछली पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात है कि बीजेपी इस बार पूरी ताकत से, पिछली बार भी उसने पूरी ताकत से लड़ा था, बीजेपी चुनाव लड़ती है। अमित शाह जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी जितना ये मुस्लिम्स की बात करती है या ये जितना बाबरी की बात होती है, क्या इसका कोई काउंटर पोलराइजेशन नहीं होता? क्योंकि 154 सीटों का जो अंक गणित में लेकर बैठी हूँ उसमें 43 सीटें ऐसी है जहाँ से 50 से 85% मुस्लिम सीटों का पूरा झुकाव कहाँ है हम जानते हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर फिर मुस्लिम डोमिनेशन जो है 40 से 50% का है। ऐसे एक पूरी लंबी लिस्ट है। नहीं तो इसको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से इस पूरे देश का पॉलिटिकल पैराडाइम ही बदल गया है। जो एक मुस्लिम वोट की या मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलती थी, और हम लोग एक ज़माने तक सब विद्वान लोग हैं आप चर्चा करते थे कि ये मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें 75 सीटें लोकसभा में होती हैं, हर राज्य में अलग अलग होती है। वो सारी सीटों पर उन्होंने रिवर्स पोलराइजेशन का काम शुरू किया है। इसलिए बल्कि मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ चुनाव हैं और जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस कम होगा वहाँ जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, लेकिन मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटों में उनका परसेंटेज शेयर वो ज़्यादा होगा। क्योंकि योगी जी और पूरी पार्टी, पूरा चुनाव ही हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पूरा इलेक्शन ही पोलराइजेशन पर हो रहा है। ममता जी के पास अपना पोलराइजेशन का पहले से ही एजेंडा है, उस पर काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी रिवर्स पोलराइजेशन पर काम कर रही है। तो इसलिए जितनी मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं आप नतीजा देखेंगे उनमें ज़्यादातर पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनेगी। ये सारी एक्सरसाइज वहाँ पर
हो रही है। अब वो तो नतीजे में आएगा कि कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। ज्ञानेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो 30 लाख वोटों का यदि कुछ काम हो जाता, जिनका अभी तक तय नहीं हुआ है कि वो वैध हैं अवैध हैं, वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, तो भी थोड़ा सा शायद होता, क्योंकि 48 लाख वोटों का अंतर है जी। उसमें से 30-32 लाख वोटों का यदि अभी पता ही नहीं है, बाकी जो कट गए नहीं कट गए वैध अवैध वो तो इलेक्शन कमीशन का मसला है, लेकिन जिन वोटों पर फैसला नहीं हुआ उन वोटर्स का क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल अभी बचा हुआ है।